एक कॉन्सेप्ट, जीरो कंफ्यूजन, पूरी एग्जाम क्लैरिटी। चलिए शुरू करते हैं। सभी सीखने वालों का स्वागत है। आज हम NIOS DLED कोर्स 502 के पहले यूनिट पर एक बहुत ही गहरी बातचीत करेंगे। जी। टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग। और मैं बता दूं, DSSB PRT परीक्षा के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। ये तो बुनियाद है एक तरह से। बिल्कुल, ये पूरी पेडागोजी की बुनियाद है। अगर ये समझ आ गया ना, तो आप बच्चों के मन को पढ़ना सीख जाएंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी के कई सवालों के जवाब वो आपको यहीं मिल जाएंगे। सर, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में दो तरह के क्लासरूम की तस्वीरें बनती हैं। अच्छा, बताइए। एक तस्वीर वो है जहाँ टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और सारे बच्चे एकदम चुपचाप अपनी अपनी डेस्क पर बैठे उन्हें देख रहे हैं, सब कुछ शांत है। और दूसरी तस्वीर है जहाँ बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, क्लास में हल्का हल्का शोर भी है। तो ये दो अलग अलग दुनिया क्यों हैं? बहुत बढ़िया, आपने तो इस यूनिट का पूरा सारी इन दो तस्वीरों में बता दिया। अच्छा। हाँ, पहली तस्वीर, जिसे हम टीचर सेंटर्ड या पारंपरिक तरीका कहते हैं, उसमें शिक्षक वो ज्ञान का फव्वारा है और बच्चे खाली बर्तनों की तरह हैं जिन्हें बस भरना है। मतलब सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में। सारा कंट्रोल। और यहाँ अनुशासन का मतलब होता है खामोशी। हाँ, मतलब जैसा हमारे समय में ज्यादातर होता था। बिल्कुल। और जो दूसरी तस्वीर आपने बताई, जहाँ बच्चे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड या बाल केंद्रित नजरिया। यहाँ ज्ञान सिर्फ टीचर से नहीं आता, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपनी गलतियों से और चीजों को खुद करके सीखते हैं। यहाँ शिक्षक एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड या कहीं एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो मतलब आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो इसी दूसरी तस्वीर पर ज्यादा जोर देती है। एकदम। NCF 2005 तो साफ कहता है कि हमें बच्चों को पैसिव लिसनर मतलब निष्क्रिय श्रोता नहीं बनाना है, उन्हें एक्टिव कंस्ट्रक्टर बनाना है। हाँ, सक्रिय निर्माता। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, परीक्षा में तो ये आसान लगता है, पर असल क्लासरूम में जो अनुभवी टीचर्स हैं उनके लिए भी ये बदलाव मुश्किल होता है। क्यों? उन्हें किस बात का डर लगता है? उन्हें डर लगता है कि अगर बच्चों को इतनी आजादी दी तो क्लास में कंट्रोल कैसे रहेगा, सिलेबस कैसे पूरा होगा। यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की समझ काम आती है। ये तो बहुत अहम बात है। चलिए तो फिर सीखने की प्रक्रिया को ही थोड़ा और समझते हैं। ये जो शब्द है सीखना या लर्निंग, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नए फैक्ट्स याद कर लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी की भाषा में न सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये है व्यवहार में होने वाला एक अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव। अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव, ये सुनने में थोड़ा किताबी लग रहा है ना? चलिए इसे आसान करते हैं। हाँ प्लीज। सोचिए, साइकिल चलाना सीखना। जब आप पहली बार सीखते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। आप पेडल मारना, बैलेंस बनाना सीख जाते हैं जी। और ये बदलाव स्थायी होता है। ऐसा नहीं कि आप आज सीखे और कल भूल गए। सालों बाद भी आप साइकिल उठाएंगे तो चला लेंगे। हाँ, ये बात तो है। यही है व्यवहार में स्थायी बदलाव, जो अनुभव या अभ्यास से आता है। इसमें ज्ञान, आदतें और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया सब कुछ शामिल है। वाह, साइकिल वाले उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो गई। तो मतलब सीखना एक लगातार चलने वाला सफर है। लेकिन सर, हर बच्चे के सीखने की रफ्तार अलग क्यों होती है? कौन सी चीजें इस पर असर डालती हैं? इस पर सिचुएशन बेस्ड सवाल बहुत बनते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर 3 इंजन है जो सीखने की गाड़ी को चलाते हैं। 3 इंजन? हाँ। पहला इंजन है परिपक्वता और तत्परता, मतलब मैच्योरेशन एंड रेडीनेस। ये दोनों शब्द जुड़वा लगते हैं पर हैं बहुत अलग। हाँ, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है मुझे। देखिए, परिपक्वता यानी मैच्योरेशन एक कुदरती शारीरिक विकास है, बायोलॉजिकल ग्रोथ। हाँ, जैसे एक 2 साल का बच्चा पेन पकड़कर लिख नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ की मांसपेशियां अभी उतनी मजबूत नहीं हुई हैं। ये मैच्योरेशन है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। वहीं तत्परता, रेडीनेस, वो मानसिक और भावनात्मक तैयारी है। हो सकता है एक 6 साल का बच्चा शारीरिक रूप से लिखने के लिए परिपक्व हो, लेकिन अगर वो डरा हुआ है या उसका मन नहीं है तो वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब हम बच्चे को धक्का देकर तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो अंदर से तैयार ना हो? बिल्कुल, और यही परीक्षा के लिए गोल्डन रूल आता है,
तत्परता के बिना सीखना अप्रभावी होता है। ये लाइन याद रखनी है। हाँ, अब दूसरा इंजन है सीखने का माहौल, लर्निंग एनवायरनमेंट। अच्छी क्लासरूम, चार्ट्स वगैरह। वो भी है, पर माहौल का मतलब सिर्फ साफ सुथरी क्लासरूम और रंग बिरंगे चार्ट्स नहीं है। जी। सबसे जरूरी है भावनात्मक माहौल, इमोशनल एनवायरनमेंट। हाँ, क्या बच्चा सवाल पूछने में सुरक्षित महसूस करता है? जी। क्या गलती करने पर उसका मजाक उड़ाया जाता है? एक डरा हुआ बच्चा कभी नहीं सीख सकता, चाहे क्लासरूम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। सर, रेडीनेस और एनवायरनमेंट तो बाहरी चीजें हो गई, पर कई बार सब कुछ सही होने पर भी बच्चा नहीं सीखता। क्या कोई अंदरूनी चिंगारी या कोई ड्राइव भी जरूरी होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली इंजन है प्रेरणा, मोटिवेशन। ओके। ये वो चिंगारी है। ये दो तरह की होती हैं। एक है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब बच्चा कोई काम मजे के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। बिल्कुल, जैसे कोई बच्चा घंटों बैठकर तारों को देखता है क्योंकि उसे ब्रह्मांड के बारे में जानना अच्छा लगता है। वाओ। उसे कोई नाम नहीं चाहिए। और दूसरी बाहरी होगी, जो नंबर, इनाम या सजा से जुड़ी होती है। हाँ, वो है बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। होमवर्क कर लो तो चॉकलेट मिलेगी, या फेल हुए तो डांट पड़ेगी। परीक्षा में पूछा जाता है कि सार्थक सीखने मतलब मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सी प्रेरणा बेहतर है? जवाब हमेशा आंतरिक होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जी। लेकिन एक टीचर के लिए असली चुनौती ये है कि ग्रेड्स और इनाम, जो कि बाहरी प्रेरणा है, उन्हें देते हुए भी बच्चे के सीखने की अंदरूनी इच्छा को कैसे जिंदा रखा जाए, यही एक कला है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम एक बच्चे की सीखने की कहानी को समझें, तो पहले हमने देखा कि वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं और उसका माहौल कैसा है। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस माहौल में वो असल में किन तरीकों से सीखता है। सबसे पहला तरीका तो शायद नकल करना ही होता होगा। हाँ, सबसे बुनियादी और पहला तरीका है अनुकरण, इमिटेशन। बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन और खासकर अपने शिक्षक को देखकर सीखते हैं। टीचर को देखकर। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक का आचरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ ये नहीं सीखते जो आप पढ़ाते हैं, वो ये भी सीखते हैं कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन सर, मैंने सुना है कि बच्चे सिर्फ अंधी नकल नहीं करते, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि किसी काम को करने का नतीजा क्या होता है। जैसे अगर बड़े भाई को सच बोलने पर शाबाशी मिलती है, तो छोटा भाई भी सच बोलना सीखता है। बेहतरीन पॉइंट। और यहीं हम सिर्फ नकल करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और एल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन द्वारा सीखने, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के सिद्धांत पर आते हैं। अच्छा, बंडूरा की थ्योरी। हाँ, बंडूरा ने कहा कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। पहला, अटेंशन, मतलब बच्चे का व्यवहार पर ध्यान देना। दूसरा, रिटेंशन, उसे याद रखना। तीसरा, रिप्रोडक्शन, उसे खुद करके देखना। और चौथा और सबसे जरूरी, मोटिवेशन। मोटिवेशन? हाँ, उस व्यवहार को दोहराने की कोई वजह होना, जैसे शाबाशी मिलना। अच्छा, तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें सोचना समझना भी शामिल है। बिल्कुल। पर तब क्या होता है जब सीखने के लिए कोई मॉडल हो ही ना, जैसे कोई पहेली सुलझाना या कोई नई चीज अपने आप सीखने की कोशिश करना जिसमें बार बार गलतियां होती हैं। बहुत बढ़िया सवाल। और ये हमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर पर ले आता है। ट्रायल एंड एरर? इसका मतलब है बार बार कोशिश करो, गलतियां करो और उन गलतियों से सीखकर सही तरीके तक पहुंचो। मुझे याद है अपनी क्लास का एक बच्चा जो गणित का एक सवाल बार बार गलत तरीके से कर रहा था। हाँ? उसे डांटने की बजाय मैंने सिर्फ इतना कहा, चलो इस बार कोई दूसरा तरीका आजमाते हैं। जब उसने खुद अपनी गलती पकड़कर उसे सुधारा तो उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। यही ट्रायल एंड एरर का जादू है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम भी तो दिए थे, है ना, जिसमें से एक की बात हम कर चुके हैं। हाँ, उनके 3 नियम बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसकी बात हम कर चुके हैं। जी। दूसरा, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सीधे सीधे मोटिवेशन से जुड़ा है। ये नियम कहता है कि अगर किसी काम का नतीजा संतोषजनक या सुखद होता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं, और अगर नतीजा दुखद होता है तो हम उससे बचते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक तरीका है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है।
जब बच्चे किसी प्रोजेक्ट में खुद शामिल होते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो वे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखते, बल्कि सहयोग, कम्युनिकेशन और जिम्मेदारी लेना भी सीखते हैं। सही बात है। एक और मजेदार तरीका है खोजपूर्ण शिक्षा, डिस्कवरी लर्निंग, जिसे जेरोम ब्रूनर ने दिया था। डिस्कवरी लर्निंग? हाँ, इसमें टीचर जवाब नहीं बताती, बस इशारे देती है और सही सवाल पूछती है। बच्चे खुद जासूस बनकर जवाब खोजते हैं। इन सब तरीकों को देखकर एक बात तो साफ है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए। ऐसा लगता है कि बच्चा हर नई जानकारी को अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर उसका एक नया मतलब बनाता है। आपने रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा सार बता दिया। अच्छा? हाँ, इसी को कहते हैं सीखने को अर्थ निर्माण के रूप में देखना, लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। हर बच्चे की दुनिया अलग है, उसके अनुभव अलग हैं, इसलिए वो एक ही बात का अपना एक अनोखा मतलब निकालते हैं। ज्ञान का निर्माण होता है, उसे केवल प्राप्त नहीं किया जाता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। सर, अब आते हैं परीक्षा के सबसे मुश्किल हिस्से पर। बताइए। ये जो अलग अलग वाद हैं, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्या आप इन्हें परीक्षा के नजरिए से आसान बना सकती हैं? जरूर। इन्हें 3 अलग अलग चश्मों की तरह समझिए, जिनसे हम सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं। 3 चश्मे, ठीक है। पहला चश्मा है व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म। ये चश्मा कहता है मैं सिर्फ उसी चीज पर यकीन करूंगी जो मुझे दिखाई देगी। अच्छा। यानी ये सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ध्यान देते हैं, मन के अंदर क्या चल रहा है उसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो पैवलोव और स्किनर इसी टीम में है? हाँ, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग भावनाओं को सीखने से जुड़ी है, जैसे स्कूल के नाम से डर लगना या घंटी बजने पर छुट्टी की खुशी होना। और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि हम व्यवहार को उसके परिणाम से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सही काम पर इनाम, रीइंफोर्समेंट दो तो वो काम बढ़ेगा। यहीं पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और सजा, पनिशमेंट में गड़बड़ होती है। ये कॉमन पिच है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कार में सीट बेल्ट न लगाने पर जो टींटी की आवाज आती है, हाँ आती है, वो है नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो एक नापसंद आवाज है जिसे हटाने के लिए आप अच्छा व्यवहार, मतलब सीट बेल्ट लगाना, करते हैं। इसका मकसद व्यवहार को बढ़ाना है। अच्छा। जबकि सजा, पनिशमेंट का मकसद व्यवहार को कम करना होता है, जैसे स्पीडिंग करने पर चालान कटना। अब ये कभी नहीं भूलेगा। तो दूसरा चश्मा कौन सा है? दूसरा चश्मा है संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये चश्मा बच्चे के दिमाग के अंदर झांकता है और देखता है कि उसकी सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की शक्ति उम्र के साथ कैसे विकसित होती है। और इसके हीरो हैं जीन पियाजे। बिल्कुल। और पियाटी लेवल के लिए उनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल के बच्चों की होती है, सबसे जरूरी है। इस उम्र के बच्चों की सोच में क्या खास बात होती है? इस स्टेज में बच्चों के अंदर 3 सुपर पावर्स आ जाती हैं। पहली, संरक्षण, कंजर्वेशन। ये वही बात है कि अगर आप एक ग्लास जूस को चौड़े कटोरे में डाल दें तो छोटे बच्चे को लगेगा कि जूस कम हो गया, पर 7 से 11 साल के बच्चे को पता है कि जूस उतना ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। अच्छा, ये वाला। दूसरी पावर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को उनके गुणों के आधार पर ग्रुप में बांटना। और तीसरी है क्रमबद्धता, सीरिएशन, यानी चीजों को एक क्रम में लगाना, जैसे डंडियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना। ठीक है। और तीसरा और आखिरी चश्मा? तीसरा चश्मा है रचनावाद का, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। जी। ये चश्मा कहता है कि ज्ञान ना तो बाहर से आता है व्यवहारवाद की तरह, और न ही सिर्फ दिमाग के अंदर पकता है प्याजे की तरह। ज्ञान का निर्माण बच्चा और उसके सामाजिक माहौल के बीच बातचीत से होता है। और इसके सबसे बड़े समर्थक हैं लेव वाइगोट्स्की। बिल्कुल, वाइगोट्स्की। उन्होंने सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति पर बहुत जोर दिया। और वाइगोट्स्की का वो स्कैफोल्डिंग वाला आइडिया भी बहुत मशहूर है। हाँ, स्कैफोल्डिंग, ये वही अस्थायी मदद है जो शिक्षक या कोई ज्यादा जानकार साथी बच्चे को देता है, ताकि वो कोई ऐसा काम कर सके जो वो अकेले नहीं कर सकता था। एक तरह का सपोर्ट। हाँ, जैसे ही बच्चा वो काम सीख जाता है, वो सपोर्ट या मचान हटा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं,
बल्कि उस जानकारी को समझने के लिए बच्चे के दिमाग में एक ढांचा तैयार करने में मदद करना है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ है। चलिए परीक्षा के लिए एक बार जल्दी से इन हीरोज और उनके सुपर पावर्स को दोहराते हैं। जी बिल्कुल। मैं नाम बोलूंगी, आप उनका मुख्य आइडिया बताइएगा। जी मैं तैयार हूँ। थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि और उनका प्रभाव का नियम, जो मोटिवेशन से जुड़ा है। पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी भावनाओं का जुड़ जाना, जैसे स्कूल की घंटी। स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी व्यवहार को इनाम से कंट्रोल करना। पियाजे। दिमाग के विकास की अवस्थाएं और हमारे लिए सबसे जरूरी 7 से 11 साल वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वाइगोत्स्की। समाज, संस्कृति और भाषा। और टीचर की मदद यानी स्कैफोल्डिंग। और ब्रूनर, बच्चों का जासूस बनना यानी डिस्कवरी लर्निंग। शानदार। ये रिवीजन परीक्षा हॉल में बहुत काम आएगा। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही है कि सीखना एक बहुत ही जीवंत, सक्रिय और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जी। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें इन अलग अलग चश्मों से बच्चे को देखना आना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि उसे कब, कहां और कैसी मदद की जरूरत है। ये सिद्धांत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो पूरी टीचिंग लाइफ के लिए गाइड की तरह है। बिल्कुल। वाकई सर, आज ऐसा लगा जैसे हम किसी बच्चे के दिमाग के अंदर का सफर करके आए हैं। व्यवहारवाद से रचनावाद तक सब कुछ एक कहानी की तरह जुड़ गया। यही इसका उद्देश्य था। सिद्धांतों को रटना नहीं, समझना है। अंत में सभी भावी शिक्षकों के लिए बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जी। सोचिए, इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद जब आप अपनी क्लास में कदम रखेंगे, तो वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होगा जो आप बच्चों के सीखने के तरीके में लाना चाहेंगे? अगर इससे आपको मदद मिली तो एजुकेशन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रेडी फॉर नेक्स्ट टॉपिक।